ऑटोकाइड्स कहते हैं जो लोकली एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं, जो जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे एक्ट करते हैं। उसमें आज हमने सबसे पहले हिस्टामीन के बारे में पढ़ना है। हिस्टामीन का वर्ड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हिस्टामीन टिशू, जैसे हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, इसी तरह हिस्टा का मतलब है टिश्यूज़ और अमाइंस का मतलब ये है कि ये अमाइंस वाले ऑटोकाइड्स है, यानी इनके अंदर NH2 ग्रुप लाजमी होगा। हिस्टामीन बेसिकली लोकली एक्टिंग अमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं जो जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं तकरीबन वहीं पर एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये प्लांट्स में भी बनते हैं, एनिमल्स में भी बनते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बनते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये मैस्ट सेल्स के अंदर बनते हैं। मैस्ट सेल्स फिर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, और वहाँ पर जो जो इसके एक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, वेजोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह, जो भी इसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे जाके परफॉर्म करते हैं। हिस्टामीन के बारे में अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है ना, तो आपको 7 चीज़ें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, जिनमें पहली चीज़ है बायोसिंथेसिस। हिस्टामीन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, ये बनता कैसे हमारी बॉडी के अंदर, और इसकी मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, क्योंकि अगर ये बन गया, जो नॉर्मली हार्मोन होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं, तो ये अगर लोकली बनता है तो इनकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, और बनने के बाद इनकी स्टोरेज कैसे होती है, ये ग्रैन्यूल्स के अंदर कैसे पैक होते हैं, वहाँ पे स्टोर कैसे होते हैं, रिलीज़ कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टिमुलस आते हैं जिनकी वजह से ये रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ होने के बाद ये कौन कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, और रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद अपने फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, और अगर इनका एक्शन ज़्यादा हो जाए तो हम कौन कौन सी दवाइयाँ या एंटागोनिस्ट देते हैं जो इनके एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अगर आपको ये 7 चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं तो आपको हिस्टामीन वाला टॉपिक फ़ौरन फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बायोसिंथेसिस। हिस्टामीन ना बेसिकली एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हिस्टिडीन से तैयार होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो हम खाने में लेते हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हिस्टिडीन यानी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी होता है। अब ये अमाइनो एसिड क्या करता है, फ़ौरन जाता है और मैस्ट सेल्स के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर रहना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये मैस्ट सेल्स के अंदर जाता है ना, तो मैस्ट सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। वो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है इसमें जो C डबल बॉन्ड OH है, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रह जाएगा, CH2 CH NH2 CH2 CH2 NH2। अब ये जो स्ट्रक्चर बच गया ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं हिस्टामीन, और ये हिस्टामीन हमारी बॉडी के अंदर तैयार हो गया। अब ये क्या होगा कि ये मैस्ट सेल है और इस मैस्ट सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर ये पैक हो जाए। अब ये मैस्ट सेल जिधर जिधर जाएंगे ना, ये ग्रैन्यूल्स उनके साथ साथ जाते रहेंगे। ये मैस्ट सेल स्मॉल इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा के पास भी जाते हैं और ये वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे इनको कोई स्टिमुलस मिलेगा तो फ़ौरन ये ग्रैन्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे, और एक्शंस हैं जैसे एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वो वाले एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे फ़ौरन। सेकंड थिंग, मेटाबॉलिज्म कैसी होती है। देखें जो भी लोकल ऑटोकाइड्स होते हैं ये फ़ौरन प्रोड्यूस होते हैं और फ़ौरन ही बॉडी से डिकम्पोज होकर एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका एक्शन लोकली होता है। ये लोकली अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और बॉडी इसे जल्दी से एलिमिनेट करवाती है, क्योंकि ये क्या करेंगे, अगर ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं होंगे तो फ़ौरन एलर्जिक रिएक्शंस बार बार करवाते रहेंगे, बार बार ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते रहेंगे, जिसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, एलर्जिक शॉक्स पड़ सकते हैं और बंदा मर सकता है। तो बॉडी क्या करती है कि हिस्टामीन को जल्दी से बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवाने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर ये मैस्ट सेल था और यहाँ से हिस्टामीन रिलीज हुआ है। जब ये हिस्टामीन रिलीज होगा ना, तो इसी का ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर एक एंजाइम पड़ा होता है जिसको कहते हैं डायअमीन ऑक्सीडेज। वो डायअमीन ऑक्सीडेज क्या करेगी, फ़ौरन हिस्टामीन को अमाइडाइजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। इसे इमिडेजोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर जो NH2 ग्रुप था उसकी जगह C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लग गया। अब जैसे ही C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगता है ये हाईली एसिडिक हो जाता है, और जो भी एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती हैं, तो वाटर के साथ जल्दी से वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं और किडनी फ़ौरन उस ड्रग्स को जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट करवा देती है। तीसरी चीज़ है स्टोरेज। हिस्टामीन जितने भी बनते हैं ना, ये फ़ौरन मैस्ट सेल्स के अंदर बनते हैं और मैस्ट सेल के अंदर ही स्टोर रहते हैं। अब ये मैस्ट सेल डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाते हैं, स्किन के पास, GIT ट्रैक के पास, लंग्स के पास, लिवर के पास, और ये वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उसके बाद इन ऑर्गन्स के ऊपर भी इन जो हिस्टामीन होता है उनका भी एक्शन होता है। वरना होते हैं ये मैस्ट सेल्स के अंदर ही है, चूँकि मैस्ट सेल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका मेन काम ये होता है कि ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं और टिश्यू फ्लूइड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू फ्लूइड तक पहुँच चुका है और उसके बाद सेल के अंदर इंटर होने वाला है तो सेल के अंदर इंटर ना हो पाए। तो ये जो मैस्ट सेल होता है ये वहाँ तक पहुँचता है, अगर वहाँ पर कोई डैमेज वगैरह हो गया तो फ़ौरन ये अपने ग्रैन्यूल रिलीज़ करेगा और फ़ौरन एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा और वो उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो हमारा मेन काम ये है कि हिस्टामीन स्टोर कैसे होता है इन ग्रैन्यूल्स के अंदर। मिसाल के तौर पे ये मैस्ट सेल्स के ग्रैन्यूल्स हैं, यहाँ पर हिस्टामीन स्टोर हुआ है, लेकिन मेन गोल ये है कि स्टोर कैसे होता है। होता कुछ ऐसा है कि हिस्टामीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है हेपराइन सल्फेट, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज।
अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद ये एक दूसरे के साथ मिलके एक ग्रेन्यूल टाइप का बना लेते हैं। ये जो हेपरीन होती है ये एक दीवार टाइप की बनाती है, ग्रेन्यूल टाइप का बनाती है और उसके अंदर हिस्टामीन स्टोर हो जाता है और ये ग्रेन्यूल होता है मैस्ट सेल के अंदर। आपको पता है ये छोटे छोटे लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जिनके अंदर हिस्टामीन स्टोर हुआ होता है। बायोसिंथेसिस देख ली, मेटाबॉलिज्म देख लिया, स्टोरेज देख ली। अब हम देखते हैं कि ये रिलीज़ कैसे होते हैं। रिलीज़ होने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए, क्योंकि मैस्ट सेल्स के अंदर अगर ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं तो खुद ब खुद तो रिलीज़ नहीं होंगे वो। नंबर 1 स्टिमुलस होता है एलर्जिक रिएक्शंस। किसी किस्म के पोलन ग्रेन से या परफ्यूम से या डस्ट पार्टिकल से अगर बंदे को एलर्जी हो और वो डस्ट पार्टिकल पोलन ग्रेन बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो वो फ़ौरन क्या करते हैं, हिस्टामीन की रिलीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा ये है कि टिश्यू डैमेज, अगर बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए, जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा तो फ़ौरन आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के लिकोट्रीन्स रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है, हिस्टामीन रिलीज़ होता है और भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिलीज़ होते हैं जिनका मेन काम ये होता है कि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करें ताकि वाइट ब्लड सेल्स वहाँ तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकें जो बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं टिश्यू डैमेज होने की वजह से। और तीसरा ड्रग इंटेक, अगर लार्ज क्वांटिटी में किसी खास स्पेसिफिक ड्रग को इंटेक किया जाए तो वो भी हिस्टामीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करा देते हैं और ऐसे रिस्पॉन्स को शो करवाना स्टार्ट कर देते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो इन 3 स्टिमुलस की वजह से बॉडी के अंदर हिस्टामीन रिलीज़ होते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं इनकी वजह से हिस्टामीन बॉडी के अंदर कैसे रिलीज़ होते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने देखना है कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से कैसे हिस्टामीन बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। देखें, हिस्टामीन आपकी बॉडी के अंदर तब रिलीज़ होगा जब कोई भी एलर्जन है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है वो आपकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा टाइम इंटर हो रहा हो। अगर वो पहली बार इंटर होता है ना तो वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है, जिसको हम सेंसिटाइजेशन फेस कहते हैं। यानी मैस्ट सेल्स आपकी बॉडी के अंदर प्रिपेयर हो जाते हैं, उनके ऊपर एंटीबॉडीज़ आके अटैच हो जाती हैं। अगर वही एंटीजन दूसरी बारी इंटर हो रहा है, एंटीजन में पोलन ग्रेन्स भी आ सकते हैं, कि परफ्यूम के पार्टिकल्स आ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, मिल्क या फिशेस से भी किसी बंदे को एलर्जी होती है जिसे हम एटोपिक एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी पैदाइशी तौर पे किसी बंदे को मिल्क से होती है, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी को मछली वगैरह से एलर्जी होती है। अब इस किस्म की अगर बंदे को एलर्जी है जिसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, तो आपकी बॉडी फ़ौरन क्या करेगी, हिस्टामीन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी और आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो हिस्टामीन कैसे रिलीज़ होते हैं उसके लिए हम ये देखते हैं। इस मैकेनिज्म्स को मैंने टाइप जो हाइपर सेंसिटिविटी वाली वीडियो थी उसमें काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो वाली वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे परफ्यूम से एलर्जी है या अस्थमा है मुझे, तो अब मेरी बॉडी कैसे, अगर अस्थमा के पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो मुझे फ़ौरन सांस मेरा बंद होना क्यों स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्यों हो जाती है, मेरे चेस्ट टाइटनेस क्यों हो जाती है, खांसी मुझे क्यों लगना स्टार्ट हो जाती है, उसके पीछे वाली रॉकेट साइंस क्या है वो यहाँ से समझ आएगी आपको। मिसाल के तौर पे कोई भी एंटीजन है, मुझे शुरू में मैं पैदा हुआ, मेरी बॉडी के अंदर वो एंटीजन इंटर हुए, जैसे वो एंटीजन इंटर होंगे तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो उनको उठा के ले जाएंगे, उनको कहाँ लेके जाएंगे, लिम्फ नोड के पास लेके जाएंगे। आपको पता है लिम्फ नोड के अंदर नाइव टी सेल्स होते हैं, वो जो नाइव टी सेल्स होंगे वो फ़ौरन क्या करेंगे, वो फ़ौरन TH2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो जो TH2 सेल्स हैं वो फ़ौरन 4 किस्म के इंटरल्यूकिन रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 10। उसमें जो इंटरल्यूकिन 4 होता है वो जाके B सेल्स को एक्टिवेट करता है, B सेल्स बनाती है एंटीबॉडीज़ और वो एंटीबॉडीज़ जाके मैस्ट सेल्स के साथ अटैच हो जाती हैं। ये आपके पास मैस्ट सेल है और उसके साथ एंटीबॉडीज़ अटैच हुई हुई हैं। इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 10 है वो जाके आपके बेजोफिल सेल और एजिनोफिल सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं और उनके साथ भी ये जाकर बाइंड हो जाती है। नॉर्मली जो हमारे B सेल्स होते हैं ना वो बनाते हैं IgM एंटीबॉडीज़, तो ये जो इंटरल्यूकिन 4 होता है ना ये उनको जाके कहता है कि आप बनाएं IgE एंटीबॉडीज़, जिसको हम एंटीबॉडी शिफ्टिंग भी कहते हैं। अब ये IgE एंटीबॉडीज़ जब बनती है ना ये जाके इसके साथ मैस्ट सेल्स के साथ बाइंड होती हैं और यही एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि E फॉर आप एलर्जी याद कर सकते हैं और E फॉर IgE एंटीबॉडीज़ भी याद कर सकते हैं। तो ये मैस्ट सेल है और उसके साथ IgE एंटीबॉडीज़ अटैच हुई हुई हैं। अगर दूसरी बारी कोई भी एंटीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है तो वो इंटर होने के बाद फ़ौरन ही जो एंटीबॉडीज़ होंगी 2 या 3 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ के साथ डायरेक्टली एट अ टाइम साइमल्टेनियसली बाइंड कर जाएगा। तो अगर एक एंटीजन 2 या 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ के साथ डायरेक्ट मैच कर जाए तो इस मैच सेल्स को मैसेज मिल जाता है कि अब कोई पोलन ग्रेन डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर आ गए हैं और अब आपके पास जो भी हिस्टामीन के ग्रैन्यूल्स है इसको फ़ौरन रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये हिस्टामीन के ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ कर देती हैं। तो पहला मेथड ये था कि हिस्टामीन रिलीज़ एलर्जिक रिएक्शन से कैसे होता है। दूसरा, टिश्यू डैमेज से कैसे रिलीज़ होता है। जैसे ही आप गिरें, आपकी स्किन वगैरह डैमेज हुई है तो उसके साथ जो सेल्स वगैरह होंगे वो भी डैमेज हो जाएंगे। जैसे ही वो सेल डैमेज होंगे तो आपको पता है सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एरिडोनिक एसिड होता है, वो एरिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाता है और वो इंटरल्यूकिन्स वगैरह भी बनाता है। COX-1 और LOX-1 एंजाइम्स उस पर काम करते हैं। अब वो जो इंटरल्यूकिन बनता है ना वो मैस्ट सेल्स को मैसेज हो जाता है और मैस्ट सेल फ़ौरन अपने ग्रैन्यूल्स वगैरह रिलीज़ कर देते हैं। ये था इनके रिलीज़ का मैकेनिज्म।